जी हाँ, अपने बारे में बताएँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर आजकल हम अभी +2 में टीचर हैं, यहीं सिवान में। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से किया। मेरी पीएचडी 2012 में कंप्लीट हुई, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से। ओके, आपने पीएचडी कब संपन्न किया, क्या बताया? 2012 में सर। 2012 में, ओके। तो अभी रिसर्च की सभी चीज़ें याद हैं या भूल चुकी हैं? जी सर। नहीं सर, मुझे याद है सर। ठीक है, अपने आप पीएचडी का आरएम बता दें, रिसर्च मेथोडोलॉजी। सर मैंने अपना जो भी रिसर्च टॉपिक था उसके लिए जो मैंने सैंपल लिया, मैंने 400 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए थे अंडर ग्रेजुएट। और उसके लिए मैंने उन पे जो टूल्स यूज़ किए वो अल्ट्रुइस्टिक स्केल, मैंने उनका अल्ट्रुइज्म देखने के लिए मैंने यूज़ किया था, रिलेसिटी स्केल यूज़ किया और पर्सनैलिटी को देखने के लिए डिफरेंशियल पर्सनैलिटी स्केल का यूज़ किया था। और जो भी उसके बाद जो डेटा आया, जो उससे हमको स्कोर मिला, उसका मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए कोरिलेशन का यूज़ किया, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, और इसको और एक्यूरेसी देखने के लिए मैंने पी टेस्ट का यूज़ किया। आपका टॉपिक क्या था? A study of religiosity and personality correlates of altruism. ओके, ओके, बहुत अच्छा। ओवर टू प्रज्ञा मैम, प्लीज। अल्ट्रुइज्म से आप क्या समझती हैं? मैम एक बार फिर से, आवाज नहीं आ रही है। अल्ट्रुइज्म से आप उसको एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या समझती हैं? सर मैम अल्ट्रुइज्म जो होता है एक तरह का अनसेल्फिश बिहेवियर है। बिना किसी स्वार्थ के जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसको हम अल्ट्रुइज्म करते हैं। एंड आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दीजिए। अपने वेरिएबल्स को डिफाइन। ओके मैम, ओके। मेरे रिसर्च में अल्ट्रुइज्म जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और रिलीजियोसिटी और पर्सनालिटी का डायमेंशन मैंने लिए थे वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्या इसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को अपने वेरिएबल्स में इंक्लूड किया है या नहीं? जी, या क्या डेमोग्राफिक डिटेल को जी वो भी मेरा वो भी जी। मैम आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। राज सर, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है मेरे यहाँ। हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, प्लीज रिपीट वन सेकेंड। या ओके। वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया आपने। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बताया था मैम? डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लीज रिपीट योर डिपेंडेंट वेरिएबल। शी इज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लीज ओके ओके। एक्सप्लेन। रिलीजियोसिटी और पर्सनालिटी के कुछ डायमेंशन। ओके, पर्सनालिटी के कौन कौन से डायमेंशन को आपने इंक्लूड किया था? बिकॉज और कौन सा टेस्ट यूज किया था उसके लिए, कौन सा स्केल यूज किया था? मैंने पर्सनालिटी के डायमेंशंस लिए थे क्यूरियोसिटी, डोमिनेंस, डिसिसिवनेस, ईगो स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, हेट्रोसेक्सुअलिटी, मैस्कुलिनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन सब के लिए मैंने डिफरेंशियल पर्सनालिटी स्केल का यूज किया था। ओके, डिफरेंशियल पर्सनालिटी स्केल किसके द्वारा दिया गया है? सिंह और सिन्हा का कौन था, सा वर्क किया था? 1987 का, सिंह एंड सिन्हा का। मैम मैं देख रही हूँ कि आपने 2012 में रिसर्च किया था, अभी 2022 है, तो जी आपको मतलब अपने आप को ये लग रहा है कि एक लंबे टाइम के बाद, क्योंकि अगर आप बाई द वे एकेडमिक से हायर एजुकेशन में आ जाती हैं तो आपको रिसर्च भी अपने अंडर में लेना होगा, रिसर्च कैंडिडेट लेने होंगे, तो क्या आप इतने लंबे टाइम के बाद आप रिसर्च कंटिन्यू करने के इसमें हैं?
एक तरह से ये जस्टिफाई करा दीजिए कि आप ये 10 सालों का गैप अपने नॉलेज से फुलफिल कर सकती हैं। यस मैम, मैंने बीच में जो आर्टिकल्स वगैरह में हम थोड़ा लगे रहे तो उसकी वजह से थोड़ा टच में रहे, और मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी नहीं, क्योंकि एक मेरा एम था कि हमको यहाँ पे मतलब पहुंचना है, लेक्चरशिप एम है मेरा। इस वजह से मैं कंटिन्यू मतलब लगी रही थी इसमें। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ, बट हम कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है तो फिर आगे क्या प्लान है? अभी तो हम +2 टीचर हैं यहाँ पे, और आगे हम फिर से प्रयास जारी रखेंगे। अपनी 5 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं बताइए जो कि आपके अंदर हैं। कौन-कौन सी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं आपके अंदर 5? इमोशनल स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, और फ्रेंडलीनेस। ओके, आपने पर्सनालिटी की बात की। आपके रिसर्च में पर्सनालिटी भी एक वेरिएबल है, राइट? जी। ओके, पर्सनालिटी की बहुत सारी व्याख्याएं दी गई हैं अन्य अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा। मैं जानना चाहूँ कि आपके व्यक्तित्व की क्या व्याख्या की जाए? आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो किसी एक साइकोलॉजिस्ट की पर्सनालिटी की व्याख्या से अपने व्यक्तित्व को व्याख्यायित करें। सर, हम एम्बिवर्ट हैं। अच्छा, ओके। मतलब डिफिनीशन देना है सर, या फिर अपनी पर्सनालिटी बतानी जी है? हाँ, मुझे आपको अपनी अभी थोड़ा पर्सनालिटी बतानी कंफ्यूज है, है। हाँ बिल्कुल। जी। एम्बिवर्ट है, और अगर बाय फिजिकल मैं कहूँ, आप अपनी पर्सनालिटी को व्याख्यायित करें। कोई इस तरह का व्यक्तित्व के आधार पर कोई फिजिकल। जी। हाँ, हाँ कौन थे जी। वो? ये क्रेसमर और शेल्डन ने फिजियोलॉजी के आधार पे दिया था, जी। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। तो हम अपने आप को मेसोमॉर्फी में रखेंगे। ओके, ओके, ओके। ओवर टू नमिता मैम, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। दीपिका जी, ये बतलाइए। अच्छा, ये पहले इनका डेमो हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए, हो जाए, बिल्कुल। डेमो। ओके मैम। सर, मैं आज मेमोरी से फॉरगेटिंग की थ्योरीज वो मैं बताना चाहूंगी, इसलिए कि एक्चुअली हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि अक्सर हम चीजों को भूल जाते हैं, और उसका कारण हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम चीजों को क्यों भूल जाते हैं। किसी से मिलते हैं तो भी भूल जाते हैं, आज मिले अगर उसको हम दोबारा नहीं देखें, कल मिलते हैं तो भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पढ़ाई के साथ होती है, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। बच्चे भी कुछ सीखते हैं तो भूल जाते हैं। तो हम ये आज जानेंगे कि आखिर हम क्यों भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, क्योंकि नॉर्मल हम लोग के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने बेल्डार्ड ने इसे फॉरगेटिंग को एक तरह का नेगेटिव मेमोरी माना। तो पहले हम ये जानेंगे कि मेमोरी आखिर क्या होता है। मेमोरी को अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं। लेमन ने एंड क्रेसफील्ड ने इसका एक डिफिनेशन देते हुए कहा कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब हम सूचनाओं को अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी है। और स्क्वायर ने इसका डिफिनेशन, और उनसे थोड़ा रिसेंट उनका डिफिनेशन 2009 का था, उन्होंने ये देते हुए उन्होंने कहा कि मेमोरी जो है वो ब्रेन की एक ऐसी फैकल्टी है जिसपे इंफॉर्मेशन का एनकोडिंग, स्टोरेज और हम जब चाहें उसका रिट्रीवल कर सके, उसे इन्होंने मेमोरी माना। मेमोरी के मनोवैज्ञानिकों ने 2 एस्पेक्ट बताए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब हम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का टाइम पे रिकॉल कर पाते हैं तो उसे इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट कहा, जिसको कि रिमेम्बरिंग कहा इन लोगों ने। और जब हम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का रिकॉल टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो उसे निगेटिव एस्पेक्ट माना, जिसे इन्होंने फॉरगेटिंग कहा। तो आज इसे फॉरगेटिंग हम क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग रीजंस बताए। एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग को एक निष्क्रिय प्रक्रिया माना, उन्होंने कहा एक पैसिव प्रोसेस है।
उन्होंने कहा कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उससे कुछ मेमोरी ट्रेस का निर्माण होता है और जब हम रिहर्सल नहीं करते हैं उस टाइम पीरियड में तो वो मेमोरी ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। लेकिन उनके इस थियरी को इस कारण को थोड़ा अधूरा माना गया और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये एक्टिव प्रोसेस है और हम चूंकि इस बीच में कुछ और भी सीखते हैं इस वजह से फॉरगेटिंग होती है। तो ये जो एक्टिव और पैसिव की बात की गई, फिर ये जो हम अब थियरीज पे आते हैं कि इस कारण के आधार पे बहुत सारी थियरीज बनी। सबसे पहला जो थियरी आया वो एबिंगहॉस का है। 1885 में उन्होंने थियरी दी जिसको कि डीके और डिसयूज थ्योरी कहा गया। एबिंगहॉस का कहना था कि जब हम कुछ सीखते हैं तो उससे कुछ मेमोरी ट्रेस बनते हैं और जब हम उस टाइम पीरियड में अगर हम उसका रिहर्सल नहीं करते हैं या उसका यूज नहीं करते हैं तो उस मेमोरी ट्रेस वो कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। क्योंकि इन्होंने इसको पैसिव माना और इसका यूज नहीं करना बताया इसलिए इनकी थ्योरी को डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। और दूसरी थ्योरी आती है हमारी मुलर एंड पिल्जेकर की परसिवरेशन एंड कंसोलिडेशन थ्योरी जो कि एबिंगहॉस के डिसयूज थ्योरी के विरोध में आई थी। इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ मेमोरी लॉस होने का कारण फॉरगेटिंग का कारण मेमोरी ट्रेस का लॉस होना नहीं होता है बल्कि इन्होंने रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के आधार पे इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ सीखते हैं कोई अगर ओरिजिनल टास्क सीख रहे हैं और उसके बाद कोई इंटरपोलेटेड टास्क सीखते हैं और बीच में हम गैपिंग नहीं लेते हैं दोनों टास्क के बीच में और फिर हम जब ओरिजिनल टास्क का रिकॉल करना चाहते हैं तो उस वक्त हमारा मेमोरी ट्रेस जो होता है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाता है क्योंकि हम रेस्ट नहीं लेते हैं इसलिए कंसोलिडेशन उसमें नहीं होता, वो सुदृढ़ नहीं हो पाता, इस वजह से वहां पे फॉरगेटिंग होती है। इस तरह से इन्होंने इसकी व्याख्या आरआई के आधार पे की, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के आधार पे। फिर तीसरी थ्योरी जो थी इंटरफेरेंस थ्योरी वो मैगी और वंडरवुड की थी। इन्होंने कहा कि सिर्फ आरआई के द्वारा ही हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते फॉरगेटिंग की बल्कि प्रोएक्टिव इनहिबिशन के आधार पे भी फॉरगेटिंग की व्याख्या इन्होंने की थी। इंटरफेरेंस थ्योरी में इन दोनों को लिया गया कि फॉरगेटिंग जो होता है वो हमारा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन और प्रोएक्टिव इनहिबिशन दोनों की वजह से होता है। मैग्यू ने प्रोएक्टिव इनहिबिशन रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की व्याख्या इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस के आधार पे की। इन्होंने कहा कि जब भी हम ओरिजिनल टास्क सीखते हैं और इंटरपोलेटेड टास्क सीखते हैं तो दोनों से जो बनने वाले मेमोरी ट्रेस होते हैं वो एक दूसरे को किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वो एक ही साथ स्टोर होते हैं मेमोरी में। लेकिन फॉरगेटिंग तब होती है जब उनको रिकॉल करते हैं हम, जब हम रिकॉल करने का टाइम आता है उस वक्त पे इन दोनों मेमोरी ट्रेस में रिकॉल होने के लिए कंपटीशन होता है जिसमें इन्होंने कहा कि दोनों का इंक्लूजन होता है, दोनों ही लिस्ट का, दोनों ही हमारे सीखे गए टास्क का, जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। इन्होंने 3 तरह के इंक्लूजन बताए, इंटरलिस्ट इंक्लूजन, इंट्रालिस्ट इंक्लूजन और कोवर्ट इंक्लूजन। और फिर अंडरवुड और पोस्टमैन ने इसकी व्याख्या अननोन फैक्टर क्या? जी मैम अननोन फैक्टर क्या है? जी उसके बाद ये चौथी थ्योरी हमारी मेल्टन और इरविन की थी। उन्होंने एक 2 फैक्टर थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कंपटीशन फैक्टर ही नहीं बल्कि एक और फैक्टर है अननोन नमिता फैक्टर मैम ने आपसे जिसकी कुछ वजह से प्रश्न किए हैं। फॉरगेटिंग होती है। नमिता मैम ने आपसे कुछ प्रश्न किए हैं शायद। जी जी नमिता मैं जी सर वही बता रहे हैं सर। जी, जी। मेल्टन और इरविन का अननोन फैक्टर है। उन्होंने ये कहा कि जब भी हम किसी ओरिजिनल टास्क को सीखते हैं और उसके बाद हम बिना गैप लिए ही हम इंटरपोलेटेड टास्क को सीखते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो ओरिजिनल टास्क का जो आइटम होता है वो यहाँ पर रिकॉल होने लगता है। ठीक है, वो हमको रिकॉल होने लगता है जिसकी वजह से हम उसको सोचते हैं कि इसको हमको रिकॉल नहीं करना है और वहां पे हम उसको याद नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आइटम जो होता है वो अनरीइंफोर्स्ड हो जाता है और उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है। और बाद में जब हम उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो एक्सटिंक्शन होने की वजह से वो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं और उसकी फॉरगेटिंग हो चुकी होती है। इसी को इन्होंने अननोन फैक्टर कहा था, मेल्टन एंड इरविन ने। ओके, ये बताइए एलटीपी क्या है? एलटीपी हो गया हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। एलटीपी जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि न्यू साइनेप्स का निर्माण होता है और पुराने साइनेप्स में मजबूती होती है। साइनेप्स पर न्यूरल ट्रांसमिशन जो होता है उसकी प्रभावशीलता को अस्थायी मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करने में एलटीपी का बहुत योगदान होता है। मेमोरी के क्षेत्र में एक स्टडी हुआ था एचएम पे, वो क्या था? जी ये एमनेसिया को दिखाने के लिए, ये हुआ था रेट्रोग्रेड एमनेसिया।
एचएम का जो प्रयोग था वो एक व्यक्ति पे किया गया था जिसको कि मिर्गी का दौरा आता था। तो जब उसका ऑपरेशन करके और उसके टेम्पोरल लोब को काट के निकाल दिया गया। उस वक़्त ये देखा गया कि जब उसका वो ठीक हुआ तो उसके में रेट्रोग्रेड एमनेसिया और एंटेरोग्रेड एमनेसिया ये दोनों चीज़ देखा गया, लेकिन एंटेरोग्रेड एमनेसिया उसमें ज़्यादा देखा गया रेट्रोग्रेड एमनेसिया के बनिस्बत। यही एचएम पे प्रयोग किया गया था। तो इसका ये आधार माना गया कि टेम्पोरल लोब जो है वो एंटेरोग्रेड एमनेसिया में मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। PQRST क्या है? PQRST मेमोरी को इन्हेंस करने का एक मेथड है। P से प्रीव्यू हो गया, Q से क्वेश्चन, R से रीड, S से सेल्फ रिसाइटेशन एंड T से टेस्ट। ये जो है आप स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी जो है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू है उससे क्या समझ रहे हैं? और स्पीकर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू से कंटेंट एक बार फिर से मैडम, एक बार फिर से। हाँ, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यू या फिर आपका स्टेट डिपेंडेंट क्यू, इससे क्या समझे? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट जो क्यू होता है वो हमारे सिचुएशन से रिलेटेड होता है कि हम जिस सिचुएशन में किसी चीज को सीखे होते हैं, अगर हम उसी सिचुएशन में उसको रिकॉल करना चाहें तो हम बेटर रिकॉल कर पाते हैं। और स्टेट डिपेंडेंट क्यू जो है वो हमारे मूड से रिलेटेड है कि हम जिस अवस्था में हमारा मूड जैसा होता है, अगर उस अवस्था में हम किसी चीज को सीखते हैं और उसी मूड की अवस्था में जब हम उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो हम वहाँ बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और हम बेटर रिकॉल कर पाते हैं। वर्किंग मेमोरी का जो कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट कौन कौन है? वर्किंग मेमोरी के 4 कंपोनेंट्स है हमारा आर्कुलेटरी लूप, विजुअल एंड स्पैटियल स्केच पैड, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट है हमारा एक भूल रहे हैं, सॉरी ओवर टू सर। ओके मैम। ओवरऑल मैम आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस की आपके साक्षात्कार की बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छा था। धैर्य से आपने सुना और उसी सलीके से आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। आपसे जैसे वहाँ पे हो सकता है संभव है कि आपसे जाते ही जाते डेमो के लिए कहा जाए, ठीक है? चूँकि मूल रूप से वहाँ पर डेमो अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है लेने के लिए। बहुत अच्छे से आपने डेमो का जो सलीका होता है आपने पैटर्न फॉलो किया, ठीक है? मैं क्यों ले रही हूँ ये चीज़ बताया। इसके बाद इससे ये कहीं न कहीं हो जाता है ना कि मैं रैंडमली ही यूँ ही नहीं, मुझे यही याद था इसलिए मैंने इसे पिक किया, राइट? तो ये कहीं न कहीं अपने आप से उसे कनेक्ट कर दे रही हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका था। ओवरऑल बहुत अच्छा है मैम, मैं अपने तरफ से वेल डन। ओके, नेक्स्ट प्लीज़ प्रज्ञा मैम प्लीज़। प्रज्ञा मैम प्लीज़ सजेस्ट। ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है। नॉलेज के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, टचवुड आपका सब कुछ नॉलेज दिख रहा है। आपने जो भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, और रिसर्च का एरिया थोड़ा सा और ब्रशअप कर लीजिए और रिवीजन करती ओके रहिए। और बाकी आई कांटेक्ट वगैरह ठीक है, बाकी चीज़ों में मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगता है जिसको कोई नोटिस करे। और ओवरऑल ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार और प्रैक्टिस करके देख लीजिए, सबसे मेजर में देखिए। और आई कांटेक्ट वाला कोई इशू नहीं है, आपके साथ चीज़ों में अटकना नहीं है, तो ये सारी बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा देखने को मिला तरह मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव जा रही हैं। बिल्कुल। या ओवर टू नमिता मैम प्लीज़। थैंक यू। दीपिका मैम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। आपने सारे प्रश्नों का, मैंने जानबूझ के आपसे थोड़े टफ क्वेश्चन किए थे और आपने सारे क्वेश्चन का काफी अच्छे से जवाब दिया।
आपकी तैयारी सही में बहुत अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए मैम। ओके, ओवरऑल रियल बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट ऑफ रियल लक मैम। इंटरव्यू। एनी वन सजेशन, अगर कोई कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज अपने माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। ओके, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा मैम। आपके रियल इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक।